नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं प्रियंका। मैं आपको सोशियोलॉजी पढ़ा रही हूँ और उसी कड़ी में आज आगे बढ़ते हुए हम आज अपने विषय पर ही रहेंगे, विषय में ही रहेंगे। पर हम आज एक अलग मुद्दे की चर्चा करेंगे, एक सामाजिक सरोकार की बात करेंगे। और वह सामाजिक सरोकार क्या है? डोमेस्टिक प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम। अब इसमें इस घरेलू हिंसा में जो 2005 में जो कानून बना, उसमें घरेलू हिंसा में सिर्फ महिलाएं ही नहीं आती हैं, 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे भी आते हैं और उसके साथ साथ वृद्ध भी आते हैं। अब हम ये देखेंगे कि ये हिंसा किस तरह की है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये हिंसा किस तरह की है। घर के अंदर हिंसा, घर की चार दीवारी के अंदर की हिंसा की बात अभी हम कर रहे हैं। इसको क्या बोलते हैं? घरेलू हिंसा। अभी तक इसमें ऐसा कोई कानून नहीं बना था या ऐसा कोई एक्ट नहीं पास हुआ था जिसके आधार पर इस हिंसा को हिंसा माना जाए या फिर इसको सजा। वैसे तो कानून थे, लेकिन कोई इस आधार पे, इस बिना पे नहीं जा सकता था कोर्ट या पुलिस के पास कि मेरे साथ इस तरह की हिंसा हुई है। अब घरेलू हिंसा एक्ट बनने के बाद इस एक रूल मिल गया है, एक कानून सम्मत, एक हम कह सकते हैं कि अभी एक कानून सम्मत अपराध हो गया है। अब हम ये देखेंगे कि ये जो घरेलू हिंसा है, ये ऐसा नहीं है कि किसी भी समाज में है या किसी भी श्रेणी में है या पहले था, आदिकाल से लेके अब तक है। ये इसका जो है रूप अलग हो सकता है, पर ये हम देखते हैं कि ऐसा नहीं है कि इस समाज में है और उस समाज में नहीं है। हम कहते हैं कि निम्न वर्ग में ज्यादा है और उच्च वर्ग में कम है, परंतु हिंसा का स्वरूप अलग हो सकता है, मगर हिंसा दोनों ही निम्न और उच्च, मध्य, तीनों ही सामाजिक श्रेणियों में अलग अलग रूपों में है। तो अभी हम सबसे पहले ये देखेंगे कि ये हिंसा किस प्रकार की होती है, कितने प्रकार की होती है, और इसको जो हमारा कानून बना है उसमें कितनी तरह की हिंसा को मान्यता दी गई है। तो सबसे पहले है मानसिक हिंसा। मानसिक मतलब किसी भी इंसान को, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी महिला को या किसी भी बच्चे को जो 18 से, या इसमें बीमार और वृद्ध बुजुर्ग भी आते हैं, 18 से कम उम्र के बच्चे भी आते हैं, तो उनके ऊपर किसी भी रूप से मानसिक हिंसा जो उनके दिमाग को, उनके मस्तिष्क को प्रभावित कर रही है, उनको ये करना है या ये नहीं करना है, या फिर जो परंपराओं के नाम पे, रूढ़ियों के नाम पे जकड़ना, तो ये मानसिक हिंसा के अंतर्गत आएगी। मारपीट करना, गाली गलौज करना, ये सब मानसिक हिंसा के अंतर्गत, शारीरिक हिंसा के साथ साथ मानसिक हिंसा के अंतर्गत भी आएंगे, क्योंकि ये मन पर भी उतना ही व्यापक प्रभाव डालते हैं जितना शरीर पर डालते हैं। तो ये मानसिक हिंसा किसी भी रूप में हो सकती है कि शादी के बाद लड़कियों को मायके वालों से ना मिलने देना, या बहुत ज़्यादा पर्दा रखना, बहुत ज़्यादा रूढ़िवत्ता रखना, बाहर ना जाने देना, या उनकी किसी भी मनपसंद की मर्जी को उनके अपने ऊपर, उनको नहीं, अपनी इच्छा को व्यक्त नहीं करने देना। तो ये सब क्या है? ये सब मानसिक हिंसा के अंतर्गत आता है। मानसिक हिंसा का वही हम कह सकते हैं कि घरों के अंदर जो मानसिक हिंसा है वह बहुत व्यापक तौर पर मजबूत रहती है। मायके वालों को ताने देना, गाली देना, जो बुजुर्ग हैं, बच्चे उनका ध्यान नहीं रखें, कथित तौर पर उनको किसी भी रूप में परेशान करना, ये मानसिक हिंसा के अंतर्गत आता है। तो दूसरी है मानसिक हिंसा के बाद शारीरिक हिंसा। शारीरिक हिंसा में हम जानते हैं कि मारपीट करना या फिर किसी भी रूप से शरीर को क्षति हो, ऐसी हरकत करना, तो ये सब क्या आएंगे? ये सब शारीरिक हिंसा के अंतर्गत आएंगे। और हम दूसरे में क्या देखेंगे? शारीरिक, मानसिक, भावात्मक कि उनके ऊपर ऐसी चीजें थोपना, ऐसे भाव, ऐसे विचार थोपना जो उनके मन को आघात पहुंचाते हो, किसी भी रूप में
उनके ऊपर ऐसी चीजें थोपना जिससे उनके खुद का जो भाव है, जो विचार है, वो लुप्त हो जाए। उनको ऐसे चीजों के लिए जो करना चाहते हैं उसके लिए प्रेरित करना। जैसे मान लीजिए कि समाज में बहुत पर्दा प्रथा है, तो कोई एक लेडी है जो पर्दा नहीं करना चाहती है, थोड़ा सा वो खुलापन चाहती है, तो फिर उसको उसके लिए जबरदस्ती प्रेरित करना, ये भावात्मक हिंसा के अंतर्गत आ गया। या उनके उन भावों के साथ खिलवाड़ करना जो वह अपेक्षाएं रखती हैं कि ये हमको इस पर्सन से या इस फैमिली से हमको ये अच्छी भावनाएं मिलेंगी, ये भावात्मक हिंसा के अंतर्गत आ गया। और हम सबसे लास्ट में देखते हैं यौन हिंसा, या इस रूप में है कि एक स्त्री है, उसका जो पुरुष है उसका नहीं इच्छा है उससे किसी भी रूप में संबंध बनाने की, तो पुरुष हो जबरदस्ती अगर वो करता है तो वह भी हिंसा में ही आएगा, वह भी बलात्कार का एक रूप हो सकता है। तो ये जो हिंसाएं हैं इनका स्वरूप अलग हो सकता है, पर ये हर समाज में, हर घर में व्याप्त है। घर की चार दीवारी में ये हिंसाएं बहुत बुरी तरह से लिप्त है, और ये ऐसी हिंसाएं हैं जिससे कि जो हमारी महिला है या जो ऐसा व्यक्ति है जिसके ऊपर हिंसा हो रही है, वो जानता भी नहीं कि ये हिंसा है, और हम इसके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो यही है कि वो ये नहीं जानते कि ये हिंसा है और हम इसके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। तो अब ये कानून बन जाने से उनको ये मिलेगा, ये अधिकार मिलेगा कि वो अगर चाहेंगे तो वह इसके खिलाफ फिर आवाज उठा सकते हैं, वह इसके खिलाफ बात कर सकते हैं कि हमारे साथ इस तरह की हिंसा हो रही है, और इसके लिए सजा भी बनाई गई है। दूसरे तौर पे हम आएंगे और ये देखेंगे कि ये हिंसा जो है वह किस तरह से समाज को प्रभावित कर रही है। सबसे पहली बात ये कि किसी भी तरह की सामाजिक, मानसिक, शारीरिक, आर्थिक हिंसा भी है कि जो लेडी है उसको काम नहीं करने देना, या उसको किसी भी तरह से मजबूर करना कि नहीं करना ही है, नहीं करने देना भी हिंसा है, और करने के लिए बाध्य करना भी हिंसा है। और या फिर जो उसके खर्चे हैं, जो उसके बच्चों के खर्चे हैं, उसमें होते हुए भी कटौती करना या ना देना, उसको अपनी मर्जी से कहीं भी आज़ादी नहीं देना खर्चे करने की, तो ये सब आर्थिक हिंसा के अंतर्गत आता है। तो हम बात कर रहे थे कि जो इन हिंसाओं का जो घर की चार दीवारी के अंदर होती हैं उसका समाज पर क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहला प्रभाव तो यही पड़ता है कि जो भी हिंसा को झेलता है, इस तरह की हिंसाओं को जो भी झेलता है, वह नकारात्मक रूप से बहुत कमजोर हो जाता है, उसके शरीर में सकारात्मकता का बहुत, उसके दिमाग में बहुत, एक हम कह सकते हैं कि एक हास्य हो जाता है, वह मानसिक रूप से इतना कमजोर हो जाता है कि वह किसी भी तरह की हिंसा का विरोध नहीं कर पाता, और उसको अपनी किस्मत या लाचारी समझ के उसको झेलता रहता है। दूसरे तौर पे ये देखेंगे कि जो छोटे बच्चे हैं या जो लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं, जो बड़ी होती हुई किशोर वय की, उनके ऊपर हिंसा का ये प्रभाव पड़ता है कि वो दब्बू हो जाती हैं और अपनी इच्छा को कहीं भी प्रकट नहीं कर पाती हैं, और उनकी शिक्षा जो है वो बहुत हद तक प्रभावित हो जाती है, या तो बंद कर दी जाती है, या अगर पढ़ भी रही होती हैं तो वह उस तरह से अपने कैरियर को या अपने जो हम कह सकते हैं कि जो उनकी जो अच्छी चीज़ें जो उनके माइंड में है उससे बाहर नहीं आ सकती, क्योंकि उनके ऊपर हमेशा वही नकारात्मकता हावी रहती है। और एक पॉइंट ये भी है कि जो बच्चे या जो महिलाएं झेलती हैं हिंसा को, उनके दिमाग में एक कालासोम नाम का एक ऐसा हार्मोन बनता है, कालासोम नाम का एक ऐसा हम कह सकते हैं कि एक ऐसा हार्मोन बनता है कि जो उनके उस ग्रंथि को बहुत प्रभावित कर देता है, कापर्स कालासोम बोलते हैं, और वह हमेशा अपनी जीवन में कभी उससे उबर नहीं पाती, उनके मन में एक ऐसा डर बन जाता है, एक ऐसा वहम बन जाता है कि वह जिंदगी भर ही उसमें लगी रहती हैं। तो ये जो हिंसाएं हैं, ये जो बुजुर्ग हैं वो अपने जिंदगी के लास्ट दौर में चल रहे होते हैं, और बच्चे उनमें किसी भी तरह से बच्चे उनको
जैसे खर्च नहीं देना या उनकी सेवा नहीं करना या उनको उन चीज़ों से वंचित रखना जो चाहते हैं, तो ये क्या है, ये घरेलू हिंसा के अंतर्गत आता है, ये घरेलू हिंसा के अंतर्गत आ रहा है। तो इसमें हम ये देखेंगे कि घरेलू हिंसा से बचने के क्या उपाय हैं। घरेलू हिंसा से बचने के क्या उपाय हैं। घरेलू हिंसा से बचने के उपाय हैं, उनमें सबसे मेन है कि जो रूल बना है, रूल तो बना ही है, कानून बना दिया गया, लेकिन ये फॉलो कब होगा, ये फॉलो तब होगा जब हर महिला ये जानती रहेगी कि हमारे लिए कानून बना है या मेरे लिए जो कानून है उसे मुझे उससे लाभ मिल सकता है या लाभ लेना है, तो ये उससे इसको लाभ मिलेगा। अगर वो जानती ही नहीं है कि हमें कौन सा कानून बना है या कौन सा ऐसा एक्ट पास हुआ है कि जिसपे ये हमारे खिलाफ मारपीट की गई या हमको पर्दे में रखा गया या हमें काम नहीं करने दिया गया, तो ये भी एक हिंसा के दायरे में आता है। वो जब जानेगी तभी वह चीज़ों को समझ पाएगी, तभी वह अपने खिलाफ आवाज़ भी उठा पाएगी। और प्रतिकार का ये एक बहुत बड़ा रूप है कि सबसे पहले हमें ज्ञान हो कि हमारे साथ ये हो रहा है, और अगर आपको ज्ञान नहीं होगा तो आप प्रतिकार कर ही नहीं पाएंगे, आप उसके खिलाफ आवाज़ उठा ही नहीं पाएंगे। दूसरा जो सबसे बड़ा हथियार होगा महिलाओं का इस हिंसा के साथ ही साथ कि माता पिता और समाज, लड़कियों का माता पिता और समाज बहुत खुले मन से स्वीकार करें कि अगर शादी टूट भी रही है तो फिर उसको स्वीकार करें। एक बेटी जो वापस आती है उसको समाज फिर उसी तरह से मान सम्मान दे, और जो पितृसत्तात्मक सत्ता है उसमें व्यवस्था बनाई जाए कि अगर उनको पति के गृह में, पति के घर में नहीं स्थान मिल पाया या फिर उनके प्रति वहाँ पे हिंसा हुई और वो वापस आई, तो उनको एक समाज में स्थान देने के लिए परिवार के साथ साथ समाज भी उद्यत हो। समाज को भी अपने मानसिक स्वरूप को थोड़ा सा बदलना पड़ेगा आज के समाज में, क्योंकि ये हिंसा जो है ये बहुत पुराने समय से है और ये ऐसी हिंसा है जो दिखती नहीं थी, दिखती थी हम महसूस करते थे पर हम उसको देखते नहीं थे। आज हम इस हिंसा को बहुत खुल के देख रहे हैं, आज हम इस पर बात कर रहे हैं, आज हम यहाँ तक कि आज हम इसको लेके कोर्ट जा रहे हैं और आज हम इस पर सजा दिलवा रहे हैं। तो ये मेरे मतलब एक बहुत बड़ी बात है पूरे समाज के लिए कि ये बदलाव का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है, ये महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। दूसरे तौर पे हम ये देखेंगे कि जो भी हमारा समाज है वह हिंसा सिर्फ समाज का, हम एक ऐसा देखते हैं कि हिंसा सिर्फ ससुराल में होती है, ऐसी बात नहीं है। हिंसा सिर्फ विवाह के बाद ही होगी, 18 के बाद लड़कियों का विवाह होगा और उसके बाद हिंसा होगी, ऐसा नहीं है। हिंसा बच्चों के साथ भी होती है, हिंसा बच्चों के साथ भी होती है, और ये इस रूप में होती है कि लड़कियां पढ़ना चाहती हैं और माँ बाप पढ़ाना नहीं चाहते, या हम देखते हैं छोटी बच्चियों को बच्चों को घर बचपन से ही घर के काम करना सिखा दिया गया और उनको पूरी तरह से एक परंपरा के नाम पे या फिर एक अपनी समस्याओं की एक दुहाई देके उनको उसमें लिप्त कर दिया गया कि नहीं हमारी इतनी ही है और हम इतना ही कर सकते हैं। और वही दूसरे बेटों के लिए हम समाज बहुत अच्छे से तैयारी करता है कि नहीं इनको बाहर भेजना है और बेटी को बस ब्याह करना है। तो ये माइंड जो है ये भी बदला जाए कि लड़कियां भी शिक्षा को पा सकती हैं और पाना चाहती हैं, और अगर पाना चाहती हैं तो फिर वह इनमें कोई अंतर नहीं है। और इसको जो है समाज में अब बदलाव आ रहा है, बहुत तेजी से हम इसको देख रहे हैं अपने आम जनमानस के जीवन में, लेकिन इसको बहुत बड़े स्तर पर स्वीकार करने की जरूरत है। और तीसरा है कि जो भी बच्चे हैं, जो भी लड़के हैं या फिर जो भी लड़कियां हैं जो गाँव में हम देखते हैं अभी भी शहरों में कि ये जो काम का स्वरूप है हमारे यहाँ वो इस तरह से बनाया गया है कि उसमें छोटे बच्चे भी, बहुत छोटे बच्चे भी इन्वॉल्व कर दिए जाते हैं बड़े छोटे स्तर पर, और अपने
छोटे छोटे काम करना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बड़े स्तर पर जब बच्चों को इसमें उतार दिया जाता है कि बच्चे जो है धनार्जन करने लगते हैं या किसी भी रूप में, तो उनका जो बचपन तो खोता ही खोता है, लेकिन वह जिंदगी भर के लिए एक ऐसी उदासीनता में चले जाते हैं, जीवन की एक ऐसी उदासीनता में जिससे वह जल्दी बाहर नहीं आ पाते। तो ये कुछ बड़े कारण हैं, कुछ बड़े रीजन हैं और कुछ उससे बचने के उपाय हैं जो कि बदलाव ला सकते हैं। और एक सबसे बड़ा बदलाव जो है वो शिक्षा है। शिक्षा जो सबसे बड़ा बदलाव का कारण बनती है, तो इसलिए शिक्षा को जो है पहुंच हो, शिक्षा सबके पास पहुंचे। ऐसा ना हो कि हम कह सकते हैं मैथिली शरण गुप्ता के शब्दों में, शिक्षा तुम्हारा नाश हो तू नौकरी के हित बनी, कि शिक्षा जो है सिर्फ नौकरी के लिए हो, बस बच्चे पढ़ना चाहे कमर्शियल कोर्स एक हद तक ठीक है कि बच्चों को व्यापारिक काम सिखाए जाए, वह व्यापारिक चीज़ें सिखाई जाए जिसमें उनको तुरंत रोजगार मिले, क्योंकि रोजगार की बहुत बड़ी समस्या है, हमारा युवाओं का देश है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। ये सब चीज़ें एक अपनी जगह पे हैं, लेकिन जो एक बहुत बड़ी बात यह है कि इन सब चीज़ों के होने के बावजूद भी एक ऐसी शिक्षा दी जाए जो मन को सबल बनाए, जो मानसिक रूप से व्यक्ति को मजबूत करे, और उस शिक्षा के साथ ही साथ कुटीर उद्योगों की शिक्षा भी बढ़ावा दी जाए। रोजगार परक शिक्षा को भी बहुत जरूरत है कि उसको भी आगे बढ़ाया जाए। और अभी हम देखेंगे कि अभी ये जो पीरियड चला हमारा पिछले 4-5 महीनों से, हम जिससे परेशान रहे कोविड-19 में, तो इसमें जो है बहुत तेजी से महिला हिंसा बढ़ी है, बहुत तेजी से घरेलू हिंसा बढ़ी है। ये एक अनुमान है ये कि लगभग 20% तेजी से घरेलू हिंसा बढ़ी है लॉकडाउन में, और ये कोविड-19 की जो ये अवस्था है इसमें 20% घरेलू हिंसा बढ़ी है। ये सिर्फ भारत में ही नहीं है, ये लंदन में भी है, ये लंदन में है, ये पूरे ही विश्व में घरेलू हिंसा बहुत तेजी से बढ़ी है। इसका कारण ये है कि पहले जो है पुरुष तो दिन भर बाहर रहते थे, तो जो उनकी दमित इच्छाएं थी वह थोड़ा जो है कुंठित होने से बच जाती थी, और महिलाएं भी जो कामकाजी थी वो बाहर निकल जाती थी, और जो एक घर का स्वरूप था वो एक अलग था। और अभी क्या है, जब दोनों साथ आए और जब दोनों ने पूरा टाइम, लॉन्ग टाइम एक दूसरे के साथ टुगेदर किया, एक दूसरे के साथ रहे, तो फिर ज़्यादा उलझने होने लगी, ज़्यादा दिक्कतें होने लगी। और अब हम जानते हैं कि इस बदलते हुए समाज में व्यक्ति अंदर से कितना खोखला है, कितना मानसिक रूप से कितना परेशान है वो, क्योंकि भीड़ है, बहुत बड़ी भीड़ है, पर अंदर से बहुत ही अकेलापन है। तो ये घरेलू हिंसा का एक बहुत बड़ा कारण बन गया। लोग अंदर से बहुत चिड़चिड़े, बात बात में ही गाली गलौज, मारपीट, और ये सब चीज़ें हो जाती हैं। कभी आप महसूस करिएगा अपने आसपास के समाज में, तो ये सब चीज़ें आपको बहुत आसानी से दिख जाएंगी। अब हम इसमें बदलाव की जब बात करेंगे, तो बदलाव मैंने आपको बता दिया कि कहाँ से हो सकते हैं, और ये बदलाव हो भी रहे हैं, लेकिन कुछ हमें भी एक रूल बनाना होगा, हर व्यक्ति को बनाना होगा कि हमें किसी भी तरह की घरेलू हिंसा को प्रोत्साहन नहीं देना है। किसी भी तरह की घरेलू हिंसा मतलब आपके अपने जीवन में किसी भी तरह की, जिस भी तरह की स्त्री का, जिस भी तरह के बच्चे का जीवन आपसे संबद्ध हो, आप उसको भरपूर प्रोत्साहन दीजिए, भरपूर आत्मविश्वास को उसके बढ़ावा दीजिए, और कहीं से भी ऐसा मत थोपिए कि आप श्रेष्ठ हैं, क्योंकि स्त्री पुरुष दोनों की भूमिकाएं समाज में बराबर है। बल्कि हम कह सकते हैं कि स्त्री के बिना जीवन की कल्पना संभव नहीं है, पुरुष की भी एक महती भूमिका है। और जब हम बराबरी की बात करेंगे, जब हम बात करेंगे कि इन कानूनों की जरूरत ना पड़े, तो हम ये देखेंगे कि ऐसे भी जो ऐसे सबसे बढ़िया यही रहता है, सबसे बढ़िया चीज़ें यही बनती हैं कि आपसी मानसिक समझ इतनी मजबूत हो जाए कि ऐसे कानूनों की जरूरत ही ना पड़े। और समाज, और इसके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि पुरुषों के लिए भी एक विरोधी वाला रवैया ना रखा जाए, क्योंकि पुरुष भी
घर के या परिवार के लिए बहुत कुछ करते हैं। हम जानते हैं कि हमारे जीवन में पिता की क्या भूमिका है, हमारे पिता की क्या भूमिका है, या हमारे ग्रैंडफादर की क्या भूमिका है, तो हम उसको नहीं नकार सकते हैं। लेकिन वह घरेलू हिंसा जिसका स्वरूप अलग हो सकता है, आपने देखा होगा कि बहुत बार आपका अपना रिलेटिव ही, बहुत बार अपना खास रिलेटिव ही बहुत अलग तरह से महिलाओं पर हिंसा करता है, घर की औरतों पर हिंसा करता है, और आपने कभी समझा नहीं होगा कि ये हिंसा है, आपने ये समझा होगा कि आज इनको गुस्सा लग गई। तो हमें उसी चीज़ को समझना है कि इस तरह की चीज़ को भी हिंसा के दायरे में ही आती है, और हमें इस तरह की हिंसा नहीं करनी है जिससे किसी का भी शारीरिक, मानसिक, आर्थिक या फिर भावात्मक रूप से कोई दुखी हो, या फिर कोई भावात्मक रूप से परेशान हो, और वह अंदर से अपने आप को एक अच्छी फीलिंग ना लाए अपने लिए या समाज के लिए। क्योंकि जब आदमी अपने लिए अच्छी फीलिंग नहीं लाएगा, अपने लिए अच्छी भावनाएं नहीं लाएगा, तो वह समाज के लिए भी अच्छी भावनाएं नहीं लाएगा, और ये समाज के लिए बहुत ही खतरनाक रूप ले लेगा। क्योंकि जो प्रसन्नचित नहीं रहेगा, खुश नहीं रहेगा, जिसको हम समाज में अच्छा स्थान नहीं देंगे, तो वह नारियां एक श्रेष्ठ परिवार का निर्माण नहीं कर सकेंगी। इसलिए घरेलू हिंसा को हर रूप में कानून तो बना ही है, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा रूप ये होगा कि जब हम समझ लें कि ये हिंसा किस तरह की है, और हमें इसको अपने घर, परिवार, समाज में, अपने आसपास में किस तरह से नहीं ले आना है, तो ये समस्याएं अपने आप ही हल होती जाएंगी। और इसके साथ ही साथ ये जो सामाजिक सरोकारों से मुद्दे हैं, इनको कानून के द्वारा तो आप समझिए ही कि ये जो 4 प्रकार हैं, ये तो बातें हैं ही, लेकिन इसको हमेशा आप अपने समाज के संदर्भ में समझिए, क्योंकि ये हमें अपने आसपास, अपने समाज में कहीं भी देखने को मिल जाता है या मिलता है। और एक सुनिश्चित करिए कि आप इस हिंसा के भागीदार नहीं बनेंगे, आप किसी भी तरह से ये हिंसा को प्रोत्साहित नहीं करेंगे। और ये तो एक सामाजिक सरोकार से जुड़ा मुद्दा था, हम लेकिन चूंकि ये हमारे समाजशास्त्र का ही विषय है, और हम इसको और एक समझदार नागरिक, प्रबुद्ध नागरिक होने के कारण हम इस पर अपना ज्ञान तो रख ही सकते हैं, या अपनी समझ तो विकसित ही कर सकते हैं। और इसके बाद मैं आपके सब्जेक्ट पर आऊँगी, और कल मैं आपको मेथड्स पढ़ाऊँगी। धन्यवाद।